Hello everyone, I am Rajat and I am studying in class 10th. So friends, इस वीडियो में हम मनी एंड क्रेडिट इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो अगर आपको इस चैप्टर को समझना है अच्छे से तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, सो वहां से आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 1 मार्क क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम 3 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन वी विल प्रैक्टिस द 5 मार्क question. So friends, the first 1 mark question is why are transactions made in money? So money के थ्रू आज हम मॉडर्न टाइम पर ट्रांजेक्शन्स क्यों करते हैं? Why जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है सो मनी के थ्रू क्यों करते हैं हम? सो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह क्यों एक्ट कर रहा है? फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि पुराने समय में जब पैसा नहीं होता था, जब मनी नहीं होता था, सो उस टाइम ट्रांजेक्शन्स कैसे होते थे? उस टाइम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कैसे होता था? सो फ्रेंड्स, उस टाइम एक सिस्टम था विच वॉज द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स, हम जानते ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त के पास कोई प्रोडक्ट है और मेरे पास कोई चीज है, अगर उसे मेरा प्रोडक्ट चाहिए और मुझे उसका प्रोडक्ट चाहिए, सो हमने उनको एक्सचेंज कर लिया। सो दिस इज सिंपली द बार्टर सिस्टम, जब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है विदाउट द यूज ऑफ मनी, उन्हें डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाता है। ओके, सो अब मनी के थ्रू ट्रांजेक्शन्स क्यों होने लगे? क्योंकि फ्रेंड्स, बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी? इट वॉज द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। वांट्स मतलब जो भी दोनों की वांट्स है। मान लो मेरे पास कोई प्रोडक्ट है और मेरे दोस्त के पास कोई प्रोडक्ट है, मुझे उसका प्रोडक्ट चाहिए लेकिन उसको मेरा प्रोडक्ट नहीं चाहिए। सो यहाँ पे क्या एक्सचेंज पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। और यही प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम की, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है मनी। और इसी रीजन से मनी के थ्रू ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं आज मॉडर्न टाइम में। ओके, सो इसका आंसर होगा अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। सो अगर किसी भी पर्सन के पास मनी है, पैसा है, सो वो उस पैसे से कोई भी दूसरा आइटम या फिर सर्विस ले सकता है, परचेज कर सकता है। ओके, यही यहाँ पे एडवांटेज है मनी का। क्योंकि बार्टर सिस्टम में क्या होता है, अगर आपको कोई भी आइटम चाहिए सो सबसे पहले आपको वो पर्सन ढूंढना होगा जिसके पास वो आइटम है, और आपके पास जो आइटम है उसकी उसे रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए। सो यही प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम की, जो यहाँ पे मनी सॉल्व कर देता है। ओके, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? अभी हमने डिस्कस किया कि बार्टर सिस्टम का ही दूसरा नाम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सो बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल कब होता है? जब वांट्स का डबल कोइंसिडेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को जो प्रोडक्ट चाहिए वो मेरे दोस्त के पास है और उसे जो प्रोडक्ट चाहिए वो मेरे पास है। सो यहाँ पे वांट्स का डबल कोइंसिडेंस हो गया और इस सिनेरियो में बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर टाइम ही वांट्स का डबल कोइंसिडेंस हो। ओके, सो फ्रेंड्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है? बोथ पार्टीज, द सेलर एंड द बायर, हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। सो दिस इज सिंपली द बार्टर सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, सो दीज आर द फर्स्ट 2 1 मार्क क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब डिस्कस करते हैं सम डिफाइन द फॉलोइंग। सो अब हम कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी क्या डेफिनेशन है। ओके, सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बहुत से टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट टर्म इज डिमांड डिपॉजिट। सो फ्रेंड्स, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है? पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक एज इट अर्न्स इंटरेस्ट. Since the deposit in the bank account can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposit. So friends, देखो, डिमांड डिपॉजिट बहुत सिंपल है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जब भी हम अपना पैसा बैंक में सेव करते हैं, उसे डिपॉजिट करते हैं, सो उस पैसे को हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। हम अपनी डिमांड पर उस पैसे को वापस विड्रॉ कर सकते हैं। सो इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट। सो डिमांड डिपॉजिट क्या है? ये मनी का ऐसा डिपॉजिट है विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, और इसमें आपको किसी भी टाइप का प्रायर नोटिस देने की जरूरत नहीं है बैंक को कि अभी मैं कल पैसे विड्रॉ करूंगा। आपका जब मन करे, जब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो, यू कैन विड्रॉ दैट मनी। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टर्म इज चेक। सो चेक क्या होता है? चेक इज वेरी सिंपल। चेक एक सिंपल पेपर है जो बैंक को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि इस पर्सन के अकाउंट से इतनी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी दूसरे पर्सन के अकाउंट में डाल दो, उसे सेंड कर दो। ओके, सो चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन
अकाउंट टू द पर्सन ऑन हुज नेम ऑन द चेक हैज बीन मेड। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक सैंपल चेक देखोगे, सो चेक में सबसे पहले क्या होता है, पे, कि आप वो पैसा किसको पे कर रहे हो। अगर मैं अपने दोस्त को पे कर रहा हूँ, सो मेरे जो भी दोस्त का नाम है मैं उसे लिखूंगा, और उसके बाद आपको लिखना होती है अमाउंट, कि आप कितनी अमाउंट उसको पे कर रहे हो। ओके, सो दिस वाज अबाउट द चेक। चेक क्या है, एक पेपर है जो बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है कि एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में इतने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी सेंड कर दो। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज क्रेडिट। सो क्रेडिट क्या होता है फ्रेंड्स, क्रेडिट का ही दूसरा नाम है लोन। क्यों हम लोन को क्रेडिट क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देखो, जब भी आप बैंक से लोन लेते हो, सो जो भी फॉर्मेलिटीज होती है, उसके बाद जब बैंक वो अमाउंट ऑफ मनी आपके अकाउंट में डालता है, उसे इशू करता है, उसे ट्रांसफर करता है, सो दैट्स टाइम उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट। जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे ऐड होते हैं, सो दैट इज नोन एज क्रेडिट। इसीलिए हम क्रेडिट को क्या कहते हैं, लोन। सो लोन इज रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोअर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। सो लोन को बैंक, मान लो एग्जांपल लेते हैं बैंक का। सो बैंक जब किसी को भी लोन लेता है, सो वो किस कंडीशन पर लोन देता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पर आप उसको रीपे कर दोगे। लेट से वो टाइम है 1 ईयर। सो 1 ईयर के बाद आप उसको, उस जो भी आपने लोन के अमाउंट ली है, आप उसे बैंक को रीपे कर दोगे विद द इंटरेस्ट। जैसे इंटरेस्ट रेट होता है एनुअली, जैसे मान लो लेट से द इंटरेस्ट रेट इज 15% या फिर 12%। सो जो भी इंटरेस्ट रेट है उस अमाउंट का, वो भी आपको साथ में पे करना होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, लोन क्या है, ये एक टाइप का एग्रीमेंट है, किसके बीच में, बोरोअर और लेंडर के बीच में। और ये किस कंडीशन पर कोई भी किसी को लोन देता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, की फ्यूचर मतलब आगे आप उसे रिपे कर दोगे उस लोन अमाउंट को। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज नोन एज द क्रेडिट। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन। अब और भी टर्म्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सो द नेक्स्ट टर्म इज डेब्ट ट्रैप। सो फ्रेंड्स, डेब्ट ट्रैप क्या होता है, बहुत सिंपल है। डेब्ट ट्रैप ये एक सिचुएशन है, देखो, जब आपने मान लो बैंक से लोन लिया, अगर आप उस लोन अमाउंट को रीपे नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू वेरियस रीजंस, सो उसे ही हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप। क्यों डेब्ट ट्रैप कहते हैं, इसको हम ट्रैप क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देखो, अगर आप बैंक को वापस लोन अमाउंट रीपे नहीं कर पाओगे, सो उस लोन अमाउंट को रीपे करने के लिए आप कोई दूसरा लोन लोगे, और फिर उसको पे करने, उस दूसरे लोन अमाउंट को पे करने के लिए आप कोई दूसरा लोन लोगे। सो इसी वजह से ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो पूरी जिंदगी अपना कर्ज ही नहीं उतार पाते हैं। वो एक लोन के लिए दूसरा लोन लेते हैं, दूसरे लोन के लिए तीसरा लोन लेते हैं। इसी वजह से इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डेब्ट ट्रैप, जब एक इंसान, जब एक पर्सन उस लोन अमाउंट को रीपे नहीं कर पाता है। ओके, सो फ्रेंड्स, इसको हम दूसरा नाम से क्या कहते हैं, दिस इज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ टेकिंग लोन। अब लोन का पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने लोन लिया अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अगर उसके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, सो उसके एक तो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, उसका भी फायदा हुआ, साथ साथ उसने उस लोन अमाउंट को भी बैंक को रीपे कर दिया। सो इससे बैंक का भी फायदा हुआ, साथ साथ उसका भी बिजनेस ग्रो हुआ। सो दिस इज द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ लोन। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दैट व्हाट आर द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ लोन, या फिर व्हाट आर द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ लोन। सो नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ लोन में ही क्या आता है, डेब्ट ट्रैप। ओके, जब एक पर्सन उस लोन अमाउंट को रीपे नहीं कर पाता है, सो वो इस सिचुएशन में फंस जाता है, विच इज द डेब्ट ट्रैप। ओके, सो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट टर्म इज कोलेट्रल। सो कोलेट्रल क्या होता है फ्रेंड्स, देखो, जब भी आप बैंक से, जैसे स्पेसिफिकली बात करें तो फॉर्मल सेक्टर में जब आप लोन लेने जाते हो, बैंक में जब आप लोन लेने जाते हो, सो बैंक को एक टाइप की गारंटी की रिक्वायरमेंट होती है कि क्या आप उस लोन अमाउंट को रीपे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। देखो, अगर मान लो कोई पर्सन है, वो लोन लेने गया, अगर उसके पास कोई स्टेबल सोर्स ऑफ सैलरी नहीं है, उसकी कोई सैलरी नहीं है, या फिर उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसका घर नहीं है, उसके पास जमीन नहीं है, सो क्या बैंक उसे लोन देगा? क्योंकि बैंक को क्या लगेगा कि इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ये बाय चांस उस लोन अमाउंट को रीपे नहीं कर पाया, वापस नहीं दे पाया, सो क्या बैंक फिर उस लोन अमाउंट को कैसे रिकवर करेगा? क्योंकि उसके पास कोई है ही नहीं, कुछ प्रॉपर्टी भी नहीं है, कोई कोलेट्रल ही नहीं है, उसके पास कोई एसेट नहीं है। सो कोलेट्रल क्या होता है फ्रेंड्स? कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोअर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक, deposit with the banks and uses this as a guarantee to the lender until the loan is repaid. For example friends, मैं लोन लेने गया, सो जो भी जिससे मैं लोन ले रहा हूँ that is the lender, सो लेंडर को मैं एक टाइप की गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे पास घर है, मेरे पास ये मेरी स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है। सो अगर बाई चांस मैं लोन अमाउंट को रीपे नहीं कर पाया, सो आप मेरे घर को सेल करके या फिर मेरे लैंड को सेल करके उस लोन अमाउंट को रिकवर कर सकते हो। ओके, सो इसे ही हम कहते हैं कोलेट्रल, इट इज एन एसेट।
नाउ फ्रेंड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज SHGs. सो SHGs क्या होता है फ्रेंड्स? इसकी फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर and commit to pooling their savings regularly. Members can take loan from the group saving themselves on a decided rate of interest. So friends देखो यहाँ पे जो भी देखो हम जानते हैं कि दो सेक्टर ऑफ इंटरेस्ट हैं, फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट एंड द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट. अब फॉर्मल सेक्टर के भी बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट के भी बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, और इन्हीं डिसएडवांटेज के लिए ये एक अल्टरनेटिव है विच इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप. और सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्यादा रूरल एरिया में देखे जाते हैं. रूरल एरिया में क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स देखो जो पुअर पीपल होते हैं रूरल एरियाज में, अगर उनको बैंक से लोन लेना होता है तो कई बार तो बैंक ही उनके विलेज में होता नहीं है, जिसकी वजह से वो बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं. और फ्रेंड्स अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, साथ साथ आपको कोलेट्रल की भी रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो बैंक से लोन लेना प्रेफर नहीं करते हैं. अब फ्रेंड्स इसी वजह से जो पुअर पीपल हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट से लोन लेते हैं. इनफॉर्मल सेक्टर में क्या आते हैं? जैसे मनी लेंडर्स या फिर दोस्त, रिलेटिव्स, जब आप उनसे लोन लेते हो सो दैट इज क्लासिफाइड एज द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट. अब फ्रेंड्स इनफॉर्मल सेक्टर के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? क्योंकि देखो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स नहीं होता है. मतलब मान लो किसी मनी लेंडर ने, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेट्स से 15%. अगर आप वही लोन, उसी अमाउंट ऑफ लोन को किसी मनी लेंडर से लेते हो विच इज द इनफॉर्मल सेक्टर, सो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% तक जा सकता है, 40%. सो इसी वजह से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी वजह से जो पुअर पीपल है वो उस लोन अमाउंट को रीपे ही नहीं कर पाते हैं. ओके, और वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं. ओके, सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप. सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है फ्रेंड्स? ये स्मॉल ग्रुप होता है लोगों का जो अपनी सेविंग्स को पूल करते हैं. मतलब उन अपनी सेविंग्स को बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, उसे सेव करते हैं, और उन सेविंग्स को कहाँ यूज करते हैं? कोई नीडी पीपल है जिसे लोन की रिक्वायरमेंट है, गरीब है, सो उसे वो लोन देते हैं एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो सेल्फ हेल्प ग्रुप के यही एडवांटेज हैं कि यहाँ पे लोग अपनी जो भी सेविंग्स हैं उन्हें सेव करते हैं और नीडी पीपल को लोन देते हैं एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि बैंक से लोन लेने में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे डॉक्यूमेंटेशन, कोलेट्रल, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में रिक्वायरमेंट नहीं है, सो यही प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ओके, नाउ फ्रेंड्स दीज आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, और ऐसे ही टर्म्स हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स यू शुड कीप इन माइंड. ओके, नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन. अब डिस्कस करते हैं अबाउट द नेक्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन इज हाउ डू द डिपॉजिट विद बैंक्स बिकम देयर सोर्स ऑफ इनकम. सो फ्रेंड्स देखो जो भी लोग पैसा अपना डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में, सो वो पैसा, वो मनी बैंक के लिए कैसे एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, ये हमें एक्सप्लेन करना है. फ्रेंड्स देखो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और ये अभी 1 मार्क क्वेश्चन है, सो इसे हम 3 लाइन में एक्सप्लेन कर रहे हैं. लेकिन फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन को 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है. सो अगर आपने ये प्रोसेस समझ लिया सो आप अपने खुद के वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में इस आंसर को फ्रेम कर सकते हो. ओके, सो समझते हैं फ्रेंड्स. देखो बैंक्स चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट. सो देखो एग्जांपल लेते हैं, मैंने 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करे, सो बैंक मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा. देखो जब भी कोई पर्सन डिपॉजिट करता है मनी, हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि बैंक उसे इंटरेस्ट देता है. लेट्स से बैंक ने 5% इंटरेस्ट दिया. अब फ्रेंड्स जो पैसा डिपॉजिट करा है मैंने बैंक में, उस पैसे से फिर बैंक दूसरे पर्सन को लोन देता है. द बैंक एक्सटेंड लोन टू अदर पर्सन. और फ्रेंड्स ये जो लोन होता है इस पर फ्रेंड्स बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है. मतलब अगर किसी ने 100 रुपीज का लोन लिया सो बैंक उस पर 20%, 15% तक का हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है, जबकि जिसने डिपॉजिट करे पैसे बैंक उसे सिर्फ 5%, 3%, 4% इंटरेस्ट देता है. सो यही डिफरेंस है, जो डिफरेंस है 10% का, ये डिफरेंस ही क्या है? बैंक के लिए मेन सोर्स है इनकम का. सो दैट्स व्हाई अगर ज्यादा लोग पैसा डिपॉजिट करेंगे सो बैंक ज्यादा लोगों को लोन दे सकेगा एंड दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक. ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस है, मतलब जो डिपॉजिट्स पर जो इंटरेस्ट रेट फ्रेंड्स जो बैंक देता है और जो लोग लोन लेते हैं वो जो इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक को, इस इंटरेस्ट रेट में, दोनों इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस है यही बैंक का मेन सोर्स है फॉर द इनकम. ओके, और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, दैट explain the process that how bank generate income. Okay, so this will be the answer. Now friends the next question is what prevents the poor from getting bank loan.
सो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी से इन डिटेल डिस्कस किया कि पुअर बैंक से लोन लेना क्यों नहीं प्रेफर करता है, और हमने देखा कि एनसीईआरटी में डायग्राम भी है कि जो 85% जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, जबकि जो 15% है वही सिर्फ फॉर्मल सेक्टर को प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि देखो फॉर्मल सेक्टर में जब भी आप बैंक से लोन लेने जाते हो सो आपको कोलेटरल की रिक्वायरमेंट होती है, साथ साथ आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है, और यही प्रॉब्लम है जो पुअर पीपल है उनमें अवेयरनेस नहीं होती है, दे आर लेस एजुकेटेड, जिसकी वजह से जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है वो से अवॉइड करते हैं। और जो कोलेटरल मतलब आपके पास अगर कोई एसेट ही नहीं है, जो पुअर पीपल है ज्यादातर उनके पास एसेट नहीं होता, कोई घर नहीं होता है, किसी के पास कम जमीन होती है, इसी वजह से बैंक उन्हें लोन नहीं देते हैं, और इसी वजह से वो फिर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, मतलब मनी लेंडर से लोन लेते हैं। और मनी लेंडर क्या करते हैं, उन पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, जिसकी वजह से वो उस लोन अमाउंट को रीपे नहीं कर पाते हैं और पूरी जिंदगी वो उस कर्ज को ही चुकाते रहते हैं, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है उसे ही पे करते रहते हैं, और वो डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन में फंस जाते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेटरल। Absence of collateral is one of the major reason which prevents the poor from getting bank loans. Okay, और इसी वजह से वो informal sector को prefer करते हैं। Now friends, let's move on. So these were some important 1 mark questions जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। Now friends, we will discuss the 3 mark question. So the first 3 mark question is how is modern form of money accepted as a medium of exchange? Friends हमने अभी डिस्कस भी किया था कि modern form of money क्या है? It is the paper notes and the coins. So paper notes जैसे एग्जांपल 500 का नोट या 2000 का नोट, सो ये पेपर नोट्स हैं। कॉइन्स हो सकता है 1 रुपए का कॉइन या फिर 2 रुपए का कॉइन। अब इनको हम ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है, इन्हें हम एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह क्यों यूज करते हैं? आज हम जानते हैं कि जो मेडिवल पीरियड में गोल्ड के कॉइन्स यूज होते थे, सिल्वर के कॉइन यूज होते थे, उनकी तो खुद की एक वैल्यू है, गोल्ड की एक वैल्यू है, सिल्वर की एक वैल्यू है, जो भी मेटल्स हैं दे हैव अ वैल्यू ऑफ देयर ओन। लेकिन फ्रेंड्स जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है विच इज द पेपर नोट एंड द कॉइन, इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। सो अब हम इन्हें फिर एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह क्यों यूज करते हैं? हम अगर मेरे पास 500 का नोट है सो मैं उसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे यूज कर रहा हूँ? उसकी हेल्प से मैं गुड्स को परचेज कर रहा हूँ या फिर कोई सर्विस ले रहा हूँ, ऐसा क्यों है? सो फ्रेंड्स देखो यही हमें यहाँ पे आंसर करना है। फर्स्ट इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। सो सबसे पहले हमें यही बताना है कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है क्या? इट इज द पेपर नोट्स एंड द कॉइन्स। उसके बाद modern currency is not made of precious metal such as gold, silver and copper. So precious metal जैसे medieval period में इन precious metal को ही as a medium of exchange यूज किया जाता था, लेकिन अभी जो modern form है उसकी खुद की एक वैल्यू नहीं है, जबकि इनकी तो खुद की एक वैल्यू है। ओके, सो इसका आंसर है फ्रेंड्स द मॉडर्न करेंसी विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। So it is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. So इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, क्योंकि जो भी कंट्री की गवर्नमेंट है जैसे इंडिया गवर्नमेंट, सो इंडिया गवर्नमेंट ने जो भी पेपर नोट है जैसे 500 का नोट या फिर 10 रुपीज का नोट, इन नोट्स को ऑथराइज करा है। इट इज एक्सेप्टेड लीगली, मतलब लीगली ये है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कंट्री में यूज किए जाते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई ये यहाँ पे जो भी इनकी खुद की एक वैल्यू नहीं है, लेकिन इन्हें मीडियम ऑफ एक्सचेंज से हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है, दे आर लीगली प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो फ्रेंड दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो द नेक्स्ट 3 mark क्वेश्चन इज व्हाई इज चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट? एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस। सो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे मैं क्रेडिट को लोन से रेफर करूंगा ताकि हम इजीली इसको समझ सकें। सो देखो अगर जो लोन होगा वो चीप होगा, इसका क्या मतलब है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो बैंक चार्ज करता है लोन पर, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा सो ज्यादा लोग लोन ले पाएंगे ड्यू टू वेरियस रीजंस। कोई फार्मिंग के लिए लोन लेता है या फिर कोई अपने बिजनेस के लिए लोन लेता है या डिफरेंट रीजन से कोई लोन लेता है। सो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा सो दैट विल बी चीप लोन। अफोर्डेबल कैसे हो सकता है लोन? देखो सबसे पहले तो जो बैंक्स हैं जो लोन प्रोवाइड करेंगे, जिसे पुअर पीपल को प्रेफर करना चाहिए, फॉर्मल सेक्टर को। सो अगर बैंक हर गांव में होंगे सो लोग ज्यादा उसे प्रेफर करेंगे। और बैंक क्या डिमांड करता है पुअर पीपल से? कि उनके पास कोलेटरल हो, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो। सो अगर बैंक कम डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेगा या फिर कम कोलेटरल की डिमांड करेगा सो ज्यादा लोग बैंक से लोन लेंगे। सो ये भी एक रीजन है दैट कैन मेक द क्रेडिट, मेक द लोन अफोर्डेबल। ओके, सो मैं इसके 3 रीजंस देने फ्रेंड्स। ड्यू टू द फॉलोइंग 3 रीजंस चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। अब कंट्रीज डेवलपमेंट, इस कंट्री कैसे से डेवलप होगा? देखो मान लो किसी ने लोन लिया, अगर बैंक ज्यादा कोलेटरल की डिमांड करेगा या फिर
फिर ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, या फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, सो लोग मतलब लोन लेना प्रेफर नहीं करेंगे। और लोन कोई क्यों लेता है? अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, सो अगर वो लोन नहीं लेगा, सो अगर बाई चांस उसका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, उसे प्रॉफिट होता है, सो इससे कंट्री का भी तो डेवलपमेंट होगा, साथ साथ बैंक को भी वो लोन रीपे कर देगा। सो दैट्स वाई बैंक को यहाँ पे जो लोन है उसे चीप करना चाहिए। सो इट विल हेल्प पीपल टू टेक क्रेडिट फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस। अगर जो लोन है, जो क्रेडिट है, अगर वो चीप होगा, अफोर्डेबल होगा, सो ज्यादा लोन मतलब ज्यादा लोग लोन ले पाएंगे, एंड फॉर द वेराइटी ऑफ रीजंस। देन इट विल हेल्प पुअर पीपल टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मनी लेंडर्स एंड देयर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, हम जानते हैं जो ज्यादातर गरीब लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर को प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या फिर उनके पास कोलेट्रल नहीं है, जिस वजह से वो बैंक से लोन लेना प्रेफर नहीं करते, और वो इनफॉर्मल से लोन लेते हैं, जिसकी वजह से जो मनी लेंडर है, जो इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, वो उन पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट उन्हें पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। ओके, सो अगर जो बैंक है वो चीप लोन प्रोवाइड करेगा, अफोर्डेबल मतलब लोन प्रोवाइड करेगा, ज्यादा कोलेट्रल की डिमांड नहीं करेगा, सो जो पुअर पीपल है, जो गरीब लोग हैं, वो बैंक से लोन लेना प्रेफर करेंगे। ओके, एंड दे विल गेट रिड ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। ओके फ्रेंड्स, देन द थर्ड पॉइंट इज इट विल बी इजी फॉर द पीपल टू रीपे द लोन। सो अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होगा, सो ऑब्वियसली लोग लोन को इजीली रीपे कर पाएंगे, कम टाइम में उसे रीपे कर पाएंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, सो एक तो देखो इंटरेस्ट को भी रीपे करना है, पे करना है साथ साथ, और उस लोन अमाउंट को भी कम करना है। सो दैट्स व्हाई अगर लोन का जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो कम होगा, सो साथ साथ उस इंटरेस्ट के साथ साथ लोग उस लोन अमाउंट को भी रीपे कर पाएंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, दीज आर दी थ्री रीजन कि अगर जो क्रेडिट है, जो लोन है, अगर वो चीप होगा, अफोर्डेबल होगा, सो इससे कंट्री भी डेवलप होगा, साथ साथ जो इंडिविजुअल है जिसके लिए वो लोन ले रहा है वो भी ग्रो हो सकेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट 3 मार्क क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 3 लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, हमें लोन एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करना है थ्रू 3 पॉइंट्स। सो लोन एक्टिविटीज क्या होती हैं? फ्रेंड्स देखो, कोई भी जिनके पास एक्स्ट्रा कैश है, सेविंग्स है, वो अपने बैंक अकाउंट में उन सेविंग्स को डालते हैं, डिपॉजिट करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि डिमांड पर उस पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं। ओके, अब जो पैसा है उससे बैंक, जो सेविंग्स हैं, उन डिपॉजिट में से ही बैंक उन्हें दूसरे लोगों को लोन देता है और उन पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। सो इन्हीं एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? लोन एक्टिविटीज। सो अगर आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छे से क्लियर है, सो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम्स में। सो दिस क्वेश्चन, द 3 लोन एक्टिविटी ऑफ द बैंक आर, ये हमसे 3 लोन एक्टिविटीज पूछ रहा है। फर्स्ट एक्टिविटी, पीपल हैव एक्स्ट्रा कैश विद देम, दोज हैविंग एक्स्ट्रा कैश ओपन अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम एंड डिपॉजिट द सरप्लस मनी देयर। सो पहली एक्टिविटी क्या है? डिपोजिशन की एक्टिविटी है, मतलब जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा कैश है उन सेविंग्स को वो डिपॉजिट कर देते हैं अपने बैंक अकाउंट में। सबसे पहले तो ऑब्वियसली बैंक अकाउंट होना चाहिए नाम पे, एंड देन दे डिपॉजिट द एक्स्ट्रा कैश इन दैट बैंक अकाउंट, एंड इसे ही हम क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट। सो ये तो होगी पहली एक्टिविटी। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट तो हम एज्यूम कर ही सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि आउट ऑफ द टोटल मनी डिपॉजिटेड विद द बैंक्स 15% ऑफ इट इज केप्ट एज द मिनिमम कैश बैलेंस टू पे द डिपॉजिटर्स। मतलब जो डिपॉजिटर्स हैं, जिन्होंने पैसा डिपॉजिट करा है, वो कभी भी उस पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली बैंक के पास पैसा होना चाहिए ना, क्योंकि अगर सारे पैसे से बैंक दूसरे लोगों को लोन दे देगा, सो जो जिन्होंने डिपॉजिट करें वो अपने पैसे विड्रॉ कहां से करेंगे? सो दैट्स व्हाई जो भी टोटल मनी है, लेट्स से 1 लाख रुपीज अगर डिपॉजिटेड है, सो उसमें से 15,000 रुपीज बैंक ऐसे मतलब सेव रखता है, जो इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज द मिनिमम कैश बैलेंस, और इसी कैश बैलेंस से वो दूसरे डिपॉजिटर्स को पैसे देता है थ्रू कैश। ओके, और बाकी जो पैसा है उससे बैंक लोन एक्सटेंड करता है दूसरे लोगों को। ओके, टू द डिपॉजिटर हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। ओके, देन द थर्ड एक्टिविटी इज रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज यूज्ड टू एक्सटेंड लोन टू द बोरोअर्स। ऑब्वियसली जो बाकी जो पैसा है, मतलब जो सरप्लस मनी, जो यहाँ पे मिनिमम कैश बैलेंस है, उस 15% में से जो बाकी 85% पैसा है, उससे बैंक दूसरे लोगों को लोन एक्सटेंड करता है। ओके, और उन पर फिर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है, और जो इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है उसी से बैंक की इनकम होती है। दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड कितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये
क्वेश्चन पूछा गया था इन दी सीबीएसई एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स ऑफ 2017. So this is a very important question. Now friends, let's move on to the next question. So the next 3 mark question is describe the utility of check. So friends, चेक के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं. चेक भी बहुत अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसफर है. चेक क्या होता है फ्रेंड्स? देखो, चेक बेसिकली एक पेपर है जो बैंक को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि एक पर्सन के अकाउंट से इतना स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द होल्डर अकाउंट, मतलब मान लो मैं अपने दोस्त को, मतलब मान लो मेरे को 20,000 रुपीज देने हैं. सो मैंने चेक पर मेरे दोस्त का नाम लिखा. सो अकाउंट होल्डर कौन हूं? मैं हूं. और द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड, मतलब मैं चेक पर जिसका नाम लिखूंगा दैट इज द नेम ऑन विच द चेक इज बीन इशूड. ओके, सो मैंने अपने अकाउंट से अपने दोस्त के अकाउंट में 20,000 रुपीज डाल दिए, ट्रांसफर कर दिए. ओके, सो चेक क्या है? ये सिंपल एक पेपर है जो बैंक को ये इंस्ट्रक्शन देता है. Okay friends, so demand deposit are accepted as a means of payment because the depositor get the facility of check against it. So देखो friends, demand deposit क्या होता है? जो भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिटेड हैं वो है डिमांड डिपॉजिट. सो डिमांड डिपॉजिट को एक मीन्स ऑफ ट्रांसफर, मीन्स ऑफ पेमेंट के थ्रू क्यों एक्सेप्ट किया जाता है? क्योंकि देखो, आपके बैंक अकाउंट में जो भी पैसा है उसके थ्रू आप ट्रांजैक्शंस कैसे कर सकते हो? सो दी फैसिलिटी इज चेक. चेक ये फैसिलिटी उन्हीं को मिलती है जिनके बैंक अकाउंट में मनी है, दे हैव अ अकाउंट इन देयर बैंक. ओके, सो देखो चेक में क्या होता है? बेसिकली आपका जो अकाउंट नंबर है वो चेक पर लिखा होता है. सो मेरे को अगर अपने दोस्त को पैसे देने, लेट्स से 20,000 रुपीज देना है, सो मैं अपने दोस्त का नाम लिखूंगा, नीचे अमाउंट लिखूंगा 20,000 रुपीज और मैं अपने साइन करूंगा. और फिर जब वो चेक मेरा दोस्त बैंक लेके जाएगा, सो बैंक उसे वेरीफाई करेगा, मेरे सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा कि क्या रजत ने ही ये चेक बनाया है, और उसके बाद वो मेरे अकाउंट से उन पैसों को मेरे दोस्त के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा. और ऑब्वियसली फिर वो मेरे बैंक अकाउंट से वो पैसे डेबिट हो जाएंगे. ओके, सो दैट्स व्हाई चेक क्या है? ये फैसिलिटी मिलती है उन डिपॉजिटर्स को जिनके बैंक में पैसे हैं, दे हैव डिपॉजिटेड मनी इन देयर बैंक अकाउंट विच इज यूज्ड टू सेटल द ट्रांजैक्शंस विदाउट द यूज ऑफ मनी. सो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कि उस चेक के थ्रू जब आप पेमेंट करते हो तो उसमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है मनी की. क्यों? क्योंकि आपने बाय हैंड किसी को कैश नहीं दिया, आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो गया विदाउट द यूज ऑफ कैश. ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज द यूटिलिटी ऑफ चेक. पहली यहाँ पे यूटिलिटी क्या है कि ये सेफ है, ये मतलब कन्वीनियंट है, यहाँ पे किसी भी टाइप का चोरी का डर नहीं है और ये बहुत फास्ट भी है. ओके, सो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ चेक. एंड यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि चेक होता क्या है. ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट 3 मार्क क्वेश्चन इज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर शुड बी डिस्करेज्ड, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट्स. सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम बहुत बार डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो ज्यादातर जो गरीब लोग हैं, 85% जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर को प्रेफर करते हैं. क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उनके पास कोलेट्रल नहीं है दिखाने के लिए बैंक को, जिसकी वजह से वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं और उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है मनी लेंडर्स को. ओके, और मनी लेंडर्स क्या होते हैं? वो बहुत सी बैड प्रैक्टिसेस भी अपनाते हैं अगर आप लोन को रीपे नहीं कर पाते हो. जबकि बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड है, किसी भी टाइप की बैड प्रैक्टिसेस नहीं अपनाई जाती हैं और जो भी रूल्स हैं वो सब फिक्स्ड हैं और जो मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बहुत रीजनेबल है एज कंपेयर टू दी इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट. सो यहाँ पे हमें कुछ आर्गुमेंट्स देने इन द रिगार्ड ऑफ दिस स्टेटमेंट. ओके, सो इट इज ट्रू टू से दैट द क्रेडिट एक्टिविटीज, मतलब जो लोन एक्टिविटीज हैं ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर शुड बी डिस्करेज्ड. इट इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. फर्स्ट, they charge high rate of interest in comparison to that of the formal sector. मतलब वो high rate of interest charge करते हैं जो informal sector में है. लेट्स से अगर बैंक चार्ज कर रहा है 15%, सो वहीं informal sector से अगर आप लोन लोगे सो दे विल चार्ज 30%, 25% या फिर इवन 40%. सो इसी वजह से there is high rate of interest. Then there are no boundaries and restrictions. जैसे हम जानते हैं बैंक में, बैंक सारे बैंक्स को कौन सुपरवाइज करता है? RBI, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जबकि जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसे कोई भी सुपरवाइज नहीं करता है, मतलब जो मन करा जो इंटरेस्ट का रेट लगाना है वो लगा सकते हैं. ओके, दैट्स व्हाई देयर आर नो बाउंड्रीज, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस. ओके, and higher cost of borrowing means a larger part of the earning of the borrower is used to repay the loan. So obviously अगर high rate of interest होगा, so जो borrower है अगर वो गरीब है, so उसकी जो भी इनकम है वो सारी इनकम इंटरेस्ट पे करने में ही लग जाएगी, वो उस लोन को कभी रीपे ही नहीं कर पाएगा और वो डेब्ट ट्रैप जैसी सिचुएशन में फंस जाएगा. ओके,
This could lead to increasing debt and debt trap, obviously. Okay, so friends, these are the points. So these are the statements that support that the credit activity of the informal sector should be discouraged. Okay, so friends, अगर आपने इसे प्रैक्टिकली समझ लिया अगर इस क्वेश्चन को कि इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, हम जानते हैं कि इंडिया में कितने गरीब लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंडेंट हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी लोन को रीपे ही नहीं कर पाते हैं. ओके, सो दैट्स वाई फॉर्मल सेक्टर को इंक्रीज करना चाहिए. जो बैंक्स की अवेलेबिलिटी है गाँव में, विलेजेस में, उसे इंक्रीज करना चाहिए. और जो कोलेट्रल है उसको कम डिमांड करनी चाहिए, मतलब कोलेट्रल की. एंड द डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो शुड बी डिमांडेड लेस. ओके, ताकि पुअर पीपल भी फॉर्मल सेक्टर से लोन ले सकें. ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन. सो दीज वर दी 3 मार्क क्वेश्चन. ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. अब फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं सम इंपॉर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन. सो द फर्स्ट 5 मार्क क्वेश्चन इज, सो फ्रेंड्स जैसा कि हम बहुत बार डिस्कस कर ही चुके हैं कि फॉर्मल क्रेडिट क्या होता है. जब आप बैंक से लोन लेते हो, सो दैट इज कंसिडर्ड एज फॉर्मल क्रेडिट या फिर फॉर्मल लोन. और इनफॉर्मल क्रेडिट क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स क्या होता है, जब आप मनी लेंडर से या फिर रिलेटिव से या फिर अपने दोस्त से जब लोन लेते हो, सो दैट इज कंसिडर्ड एज इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट. सो फ्रेंड्स ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑब्वियसली इट इज अ 5 मार्क क्वेश्चन. सो यहाँ पे हमें मिनिमम 10 या फिर 8 पॉइंट्स में इनके बीच में डिफरेंस लिखना है. ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर लोन या फिर आप कह सकते हो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट एंड द इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स. ओके, सो द फर्स्ट डिफरेंस इज कंपैरेटिवली रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज लोअर. सो ऑब्वियसली जो बैंक से लोन लेते हैं वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जबकि जो इनफॉर्मल है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज, क्योंकि कोई भी सुपरवाइजिंग बॉडी नहीं है, मन मर्जी का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगाया जाता है इन दी इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स. देन दी सेकेंड इज कोलेट्रल इज मस्ट फॉर गेटिंग लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर. मतलब अगर आपको बैंक से लोन चाहिए, सो कोलेट्रल होना मतलब आपके पास कोई एसेट होना चाहिए जिसको आप एज अ गारंटी बैंक को दिखा सको. सो दैट्स व्हाई कोलेट्रल होना बहुत जरूरी है अगर आपको बैंक से लोन लेना है. जबकि जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें दे आर रेडी टू गिव लोन विदाउट एनी कोलेट्रल टू. अगर आपके पास कोलेट्रल नहीं भी है तभी आपको लोन मिल जाएगा इन द इनफॉर्मल सेक्टर लोन. और इसी रीजन से ज्यादातर जो गरीब लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि बैंक से वो लोन ले नहीं पाते क्योंकि उनके पास कोलेट्रल नहीं है. ओके, देन आरबीआई सुपरवाइजेस देम. फॉर्मल सेक्टर को आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये एक टॉप बॉडी है जो सारे बैंक्स को सुपरवाइज करती है, उनकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज करती है. जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज देम. सो बहुत छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत रीजनेबल पॉइंट्स हैं, यू कैन इजीली रिमेंबर देम. ओके, फोर्थ पॉइंट, रिच अर्बन हाउस होल्ड डिपेंड ऑन फॉर्मल सेक्टर. सो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे कि एनसीईआरटी की बुक में लास्ट में एक टेबल भी दी गई है, एक डायग्राम, एक सिस्टमैटिक पाई डायग्राम से हमें समझाया गया है कि जो 85% पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंडेंट हैं, जबकि जो ज्यादातर रिच अर्बन हाउस होल्ड्स हैं वो फॉर्मल सेक्टर पर डिपेंडेंट हैं. सो इससे पता चलता है रिच मतलब जो ज्यादा एजुकेटेड हैं, जो अवेयर्ड हैं, वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं क्योंकि उनके पास कोलेट्रल है, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, इसीलिए वो फॉर्मल सेक्टर को प्रेफर करते हैं बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट. ओके, पुअर हाउस होल्ड किस पर डिपेंड करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर पे. ओके, एग्जाम्पल है इसका बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, एंड इसका एग्जाम्पल है मनी लेंडर, ट्रेडर्स, फ्रेंड्स, रिटेलर्स. ओके, देन ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर इज सिस्टमैटिक इन इट्स फंक्शनिंग. सो ऑब्वियसली जो बैंकिंग सेक्टर मतलब जो बैंक्स हैं वो इन मतलब उनका जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक है, वो रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी फंक्शनिंग है उनकी रूल्स के अकॉर्डिंग होती है. जबकि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. इट इज नॉट सो सिस्टमैटिक एंड ऑफन इंडल्ज इन माल प्रैक्टिसेस टू एक्सप्लॉइट द कस्टमर्स. मतलब मान लो आपको कहा है कि 1 महीने में आपको लोन को रीपे करना है, सो अगर आप रीपे नहीं कर पाओगे सो कुछ भी हो सकता है क्योंकि कोई बॉडी उन्हें सुपरवाइज तो कर नहीं रही है इनफॉर्मल सेक्टर को. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे बहुत सी गंदी प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं जो कस्टमर्स हैं, मतलब जिन्होंने लोन लिया है मनी लेंडर से. ओके, दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट. देयर बुक ऑफ अकाउंट आर रेगुलरली ऑडिटेड, देयर फंक्शनिंग इज मोर ट्रांसपेरेंट. सो ऑब्वियसली इन सभी पॉइंट्स हमें क्या पता चल रहा है कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो सिस्टमैटिक है. जो भी मतलब जो भी अकाउंट नेम है, जिनका भी अकाउंट है बैंक में, उनको सबका नाम लिखा हुआ है इन दी प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स. जबकि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज्ड है,
फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स डू नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट, दे डू नॉट चार्ज यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, वो वेरी करता है, कई बार ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगा लेते हैं, कभी कम, ऐसा होता है इन द इनफॉर्मल सेक्टर। ओके, सो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट यूजुअली ग्रांट लोन फॉर प्रोडक्टिव पर्पस लाइक परचेज ऑफ मशीनरी, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, हाउस, जबकि इनफॉर्मल क्रेडिट डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन रोल फॉर प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव पर्पसेस। मतलब अगर आपको बैंक से लोन चाहिए तो आपके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए, जैसे मैं कार परचेज कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ एग्रीकल्चर मशीनरी खरीदने के लिए लोन ले रहा हूँ। सो अगर आपको बैंक से लोन चाहिए तो आपके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर से आप कभी भी लोन ले सकते हो, दे वॉन्ट आस्क फॉर एनी रीजन कि आप लोन क्यों ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई होता है ऑब्वियसली। ओके, then here more documentation is required, it involves many formalities। so हम जानते हैं कि जो बैंक से अगर आपको लोन चाहिए तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, बिना डॉक्यूमेंट्स, बिना कोलेट्रल आपको बैंक से लोन नहीं मिलेगा, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में इन्वॉल्व्स लेस डॉक्यूमेंटेशन। ऐसा नहीं है कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन होता ही नहीं है, डायरेक्ट कैश मिलता है, ऐसा नहीं है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन कम होती है एज कंपेयर टू दी फॉर्मल सेक्टर लोन्स। ओके, सो फ्रेंड्स इन सभी डिफरेंस से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर को कम से कम प्रेफर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट वो वेरी करता है और बहुत ही माल प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं। दैट्स व्हाई फॉर्मल सेक्टर शुड बी preferred। Okay, so friends, now let's move on to the next 5 mark question. So the next 5 mark question is, what are self-help groups? How are they emerging as an important source of credit? Explain। So friends, देखो हमने अभी informal sector of credit भी डिस्कस किया, we also discussed about formal sector credit, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। अब फ्रेंड्स ये एक सेक्टर, ये एक थर्ड सेक्टर ऑफ क्रेडिट आप कह सकते हो, विच इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या होता है फ्रेंड्स? सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है? ये ग्रुप होता है 15 से 20 पुअर विलेजर्स का, स्पेशली वुमन हु रेगुलरली पूल मनी। मतलब देखो 15 से 20 मेंबर होते हैं जो उनकी जो भी सेविंग्स होती हैं उन्हें वो पूल करते हैं, उन्हें वो सेव करते हैं, और जो नीडी पीपल होते हैं जिन्हें लोन की रिक्वायरमेंट होती है वो उन्हें लोन देते हैं एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड ऑल्सो किसी भी टाइप का कोलेट्रल की वो डिमांड नहीं करते, ना ही वो किसी टाइप की डॉक्यूमेंटेशन की डिमांड करते हैं। ओके, सो यही है सेल्फ हेल्प ग्रुप का सबसे बड़ा एडवांटेज। ओके, सो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है? दे चार्ज लेस इंटरेस्ट ऑन द लोन्स देन व्हाट द मनी लेंडर्स चार्ज। ऑब्वियसली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो कम लेस इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो मनी लेंडर चार्ज करते हैं। मनी लेंडर बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो कम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो भी लोन ले रहा है। ओके, ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन्स आर टेकन बाय द मेंबर ऑफ द ग्रुप। द मेंबर कैन टेक लोन फ्रॉम द ग्रुप टू मीट देयर डेली नीड्स। ओके, तो जैसा कि हमने डिस्कस भी किया कि उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो भी मेंबर्स हैं वही लोन ले सकते हैं, कोई आउटसाइड पर्सन उनसे लोन नहीं ले सकता। ओके, सो जो मेंबर्स हैं जिन्होंने अपनी सेविंग्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं वही यहाँ पे लोन ले सकते हैं, एंड दे टू मीट द डेली नीड्स। ओके, then if the group is regular in its saving they can also take loan from the bank। और अगर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो रेगुलरली सेव कर रहे हैं, रेगुलरली जो नीडी पीपल हैं उन्हें लोन दे रहे हैं, सो जो बैंक्स हैं वो भी इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, वो भी उन्हें लोन देते हैं ताकि वो और दूसरे लोगों को लेस इंटरेस्ट पर लोन दे सकें। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एडवांटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। देन फोर्थ पॉइंट इज दे हेल्प बोरोअर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कोलेट्रल। फ्रेंड्स हम जानते हैं जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, कोलेट्रल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि उनके पास कोलेट्रल नहीं है बैंक को शो करने के लिए एज अ गारंटी, जबकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो किसी भी टाइप की कोलेट्रल की या फिर डॉक्यूमेंटेशन की डिमांड नहीं करते हैं। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। एंड फ्रेंड्स दीज आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस पॉइंट शो द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ओके, और कैसे ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट की तरह उभर रहे हैं, विच इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ओके, सो फ्रेंड्स दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। और सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड 1 मार्क में या फिर 3 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है। सो अगर 1 मार्क में आएगा तो हम इसकी सिंपल ये डेफिनेशन लिख देंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते क्या है। ओके, सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 5 मार्क क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट 5 मार्क क्वेश्चन इज हाउ डू बैंक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया? एक्सप्लेन। सो फ्रेंड्स बैंक्स जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें बैंक्स कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सो यही हमें समझाना है। फ्रेंड्स देखो बैंक की जो लोन एक्टिविटीज हैं यही इस आंसर में बेसिकली यही हमें समझाया गया है कि अगर जो बैंक है वो चीप एंड अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड करेगा ज्यादा लोगों को, सो ज्यादा लोग लोन लेंगे जिसकी वजह से वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स खरीदेगा जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। सो ये डायरेक्ट
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड है, कंट्री की ग्रोथ से रिलेटेड है। ओके, सो फ्रेंड्स पढ़ते हैं क्या यहाँ पे आंसर है। सो पीपल टेक क्रेडिट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज विच कैन बी ग्रुप्ड इनटू फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड द इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। फॉर्मल सेक्टर में क्या आता है, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इंक्लूड बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स ऑब्वियसली, दे चार्ज लेस इंटरेस्ट ऑफ रेट इन कंपैरिजन टू द इनफॉर्मल सेक्टर। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्मल सेक्टर में लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं जो भी लोन ले रहे हैं, अगर हम इसे कंपेयर करें इनफॉर्मल सेक्टर से। देन thus the cost of borrowing is less due to the low cost of borrowing, the borrowers have to repay less and they will have more saving which will cause the individual economic development and ultimately will lead to the country's development. So friends देखो, अगर जो बैंक है वो चीप लोन देगा, मतलब लेस इंटरेस्ट पर अगर लोन देगा, सो जो भी जिन्होंने लोन लिया है वो उसको इजीली रीपे कर पाएंगे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा सो उनकी जितनी भी इनकम है वो सारे वो इंटरेस्ट मतलब पे करने में ही चली जाएगी, जिसकी वजह से जो लोन अमाउंट है वो उसे रीपे नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस विल लीड टू द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि अगर ज्यादा लोग लोन लेंगे और उस लोन को रीपे भी कर पाएंगे सो इससे कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। ओके, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड अस चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स ऑब्वियसली जो फॉर्मल क्रेडिट है वो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, चीप एंड अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो कि इंपॉर्टेंट है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। थस इट इज इंपॉर्टेंट दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव शुड इंक्रीज देयर लेंडिंग स्पेशली इन द रूरल एरियाज। मतलब जो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स हैं, जो फॉर्मल सेक्टर है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लेंड करना चाहिए। कहां पर, रूरल एरियाज में, क्योंकि रूरल एरियाज में जो ज्यादातर पुअर पीपल है वो इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं और वो कभी भी उस लोन अमाउंट को रीपे नहीं कर पाते पूरी जिंदगी। ओके, सो दैट पीपल विल बी लेस डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर। अगर ज्यादा जो फॉर्मल सेक्टर है वो रूरल एरियाज में ज्यादा लेंड करेगा, लोगों को लोन देगा, इजीली देगा, सो यहाँ पे जो इनफॉर्मल सेक्टर पर जो डिपेंडेंसी है लोगों की वो कम होगी ऑब्वियसली। ओके, सो फ्रेंड दिस इज द पैराग्राफ व्हिच एक्सप्लेन अस दैट बैंक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ फ्रॉम दिस क्वेश्चन वी केम टू एन एंड टू आवर सेशन, जिसमें हमने मनी एंड क्रेडिट इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है सो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड फ्रेंड्स एट द लास्ट मैं आप सभी को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। सो टिल देन दैट्स इट, थैंक यू सो मच।